नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर में कहा है कि आर्यन और बाकी आरोपियों के बीच साजिश के कोई सबूत नहीं है। उनके बीच व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्यन, मुनमुन और अरबाज एक साथ क्रूज में सफर कर रहे थे। ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं बन सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। आर्यन खान ड्रग्स क्रूज केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से 14 पन्नों की डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी अब सामने आई है, जिसमें कई सारे सवाल अब एनसीबी पर उठने लगे हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही आर्यन खान और जो दूसरे आरोपी थे उन्हें ड्रग्स केस में जमानत दी थी, और अब जो उनकी ऑर्डर कॉपी आई है जो 14 पन्नों की है, उससे एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि जो अदालत की ओर से कहा गया है उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसे सबूत या क्रिमिनल एविडेंस नहीं मिले हैं आरोपियों के खिलाफ। साथ ही साथ जिस तरह से बार बार कहीं ना कहीं हमने देखा कि एनसीबी जिक्र कर रही थी कि व्हाट्सएप चैट्स के जरिए इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कहना था कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा था, ऐसा कोई भी चीज़ साबित नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ इसमें भी साफ साफ लिखा है कि आर्यन खान के पास से ना ही कोई सब्सटेंस मिला है, यानी ना ही कोई ड्रग्स मिला है। ड्रग्स मुनमुन और अरबाज के पास से ज़रूर मिला है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी कम थी। और साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। अरबाज और आर्यन खान ज़रूर दोस्त थे, लेकिन वो मुनमुन को नहीं जानते थे। और जिस तरह से जो चैट्स बार बार जिसका जिक्र एनसीबी की ओर से किया जा रहा था, उसकी पढ़ाई करने के बाद अदालत ने उसमें ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी की बात या ऐसी कोई साजिश की बात अदालत को सामने नहीं दिखी है, जिससे ये साबित हो सके कि आर्यन खान या बाकी लोग बड़े पैमाने पर, जिस तरह से एनसीबी का कहना था कि ड्रग्स इंटरनेशनल स्तर पर ट्रैफिकिंग कर रहे थे और कई सारी चीज़ें कर रहे थे, ऐसा खुद साबित नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद अब एनसीबी की ओर से जो कार्रवाई की गई है उस पर सवाल उठने लगे हैं। एनसीबी ने 3 आरोप लगाए थे: कंजम्पशन यानी ड्रग्स का सेवन करना, पोजेशन यानी ड्रग्स रखना, और साथ ही साथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स बेचना और ड्रग्स खरीदना। लेकिन जो अदालत की अगर आप ये ऑर्डर कॉपी पढ़ेंगे तो इसमें से ऐसा कोई भी चीज़ साबित नहीं हो पा रही है जिसकी बात एनसीबी के अधिकारी कर रहे थे। और इसीलिए शायद पहले दिन से हमने देखा कि किस तरह से एनसीबी के ऊपर भी एनसीपी नेता नवाब मलिक हावी थे। वो पहले दिन से ही कह रहे थे कि किस तरह से आर्यन खान को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। और जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश आया है और ये जो ऑर्डर कॉपी सामने आई है, जिसमें कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं जो आर्यन खान या और जो 2 आरोपी हैं उन्हें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, जिसकी बात बार बार एनसीबी कह रही थी, उसका हिस्सा साबित कर सकें। तो अब ये भी देखना अहम होगा कि इसके ऊपर एनसीबी के अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी ये ऑर्डर कॉपी में ही माना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं अब तक जिससे ये साबित हो सके कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी, और आर्यन खान और दूसरे आरोपी इसमें शामिल थे। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इस बेल ऑर्डर के आते ही नवाब मलिक ने दावा किया है कि इससे साफ सबूत मिलता है कि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है। हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। ये पूरी तरह से किडनैपिंग और उगाही का मामला था। सेल्फी लीक होने के कारण फर्जीवाड़ा करके जाली मामला बनाया गया। अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा रचा गया। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रच कर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है, ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे, उसे बचाने का काम ना करे। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। कृषि कानून वापस लेने के सरकार के ऐलान के बाद आगे की रणनीति के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 22 तारीख को लखनऊ में किसान महापंचायत भी होगी और 29 तारीख को पहले से तय संसद मार्च भी होगा। प्रधानमंत्री ने कल किसानों से आंदोलन खत्म कर लौटने की अपील की थी, लेकिन किसान नेताओं ने यह बात साफ कर दी है कि वे एमएसपी की गारंटी के बिना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। नंबर 2,
लखनऊ की रैली में डिक्लेयर करना है कि लखीमपुर खीरी में अगर हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो हम सब मिलकर उस लखीमपुर खीरी एरिया में आंदोलन चलाएंगे। और साथ ही ये भी हमने कहते हैं, हर रैली में भी कहेंगे कि जो हमारे अदर इश्यूज हैं जैसे एमएसपी है, पावर बिल 2020 है, एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस है, या हमारे ऊपर जो केसेस हैं पूरे देश में लोगों किसानों के ऊपर, उन केसेस को वापस लेने की बात है। एंड फाइनली जो हमारे साथी हमसे बिछड़े हैं उनको कंपेंसेशन की बात है। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बात करते हुए किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि कई ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर नहीं मिला है, जैसे कि किसानों पर लगाए गए केस और लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। किसानों की अब आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी, इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई है, वो खत्म हुई है। इस पर बात करने के लिए योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी उस मीटिंग में हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में भी है और ये बात सत्ता विपक्ष दोनों जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग इस ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर से जाने वाले हैं? इसका फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बड़ी बैठक है जो कल होगी, जिसमें सभी संगठन शामिल होंगे, उसी में किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कल जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की वो वाकई एक ऐतिहासिक जीत है किसानों की। पिछले 70 साल में किसानों को इतनी बड़ी जीत मिली हो मुझे ध्यान नहीं आता। इस सरकार के पिछले 7 साल में सरकार को इस तरह से बैकफुट पे जाना पड़ा हो किसी सवाल पे मुझे ध्यान नहीं आता। बहुत बड़ी जीत है, बड़ी घोषणा है। इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं, चाहे वो एक तरफा रही हो। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो हम पहले दिन से उठा रहे हैं, जो कल की घोषणा से नहीं सुलझते हैं। सबसे बड़ा सवाल है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का, जिसे हमने पहले दिन से अपने टेबल पे रखा हुआ है। उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। बिजली बिल का सवाल है, पराली बिल का सवाल है। आंदोलन के दौरान जो मुद्दे उठे हैं, कितने किसानों पे झूठे केस चारों तरफ करके रखे हुए हैं। लखीमपुर खीरी का जो मुख्य षड्यंत्रकारी था आज भी मंत्री बन के घूम रहा है, और इतने किसान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को राष्ट्र के नाम संदेश में भूल गए, अब हम थोड़ी भूल सकते हैं इन मुद्दों को। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कार्यक्रम हमने घोषित किए थे वो बदस्तूर होंगे। 22 तारीख को लखनऊ में इको पार्क में रैली होगी। 26 तारीख को, और अब तो और भी ज़्यादा जोश के साथ, अब तो विजय मिली है भाई, देश के तमाम किसानों को हम आमंत्रित करेंगे कि मोर्चे पे आइए। और 29 तारीख से पार्लियामेंट के सेशन के बाहर जाके निगरानी करने के लिए जो हमारी जत्थे जाने थे वो भी जाएंगे। तो फिलहाल तो सब कार्यक्रम होंगे। तो योगेंद्र जी ने साफ कर दिया है कोर कमेटी की मीटिंग में कि लखनऊ में 22 तारीख को किसानों की महापंचायत होगी और उसके बाद 29 तारीख को भी संसद मार्च का कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। संसद सत्र में जब कानून रद्द हो जाएंगे तो निर्णय लिया जाएगा कि किसान दिल्ली की सीमाओं से वापस जाएंगे या नहीं। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सिंगू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों तक पहुंचने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। इसी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर बॉर्डर के किसानों के सुझाव और रणनीति की जरूरत समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी सभी को है। देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पैरों में चप्पल और साधारण कपड़ों में ये 1 बीघे खेत के किसान हरिंदर ताऊ हैं। ये किसान भले ही गरीब दिखें, लेकिन इनकी रणनीति और तंज बयान को देखने और सुनने वालों की तादाद लाखों में है। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इनको बुलाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुंचने के लिए हरिंदर ताऊ से सुझाव मांगे। खुद अखिलेश यादव इनके साथ जाकर मृतक किसानों को आर्थिक मदद की, जिसकी फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। यही बात हुई, किसानों के मुद्दे पे भी बात हुई कि किसानों में क्या क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं अगर हमारी सरकार आएगी। तो मैंने कहा कि हमारे बड़े नेता हैं, वो आपको इस मुद्दे पे ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। यहीं पर हमें शामली के किसान कपिल मिले। कृषि बिल वापसी की घोषणा के दूसरे ही दिन इनके घर पर भी बीजेपी के नेताओं ने पहुंचकर बधाई दी। बीजेपी के रणनीतिकार अब गाजीपुर बॉर्डर के किसान नेताओं को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिनका वो विरोध कृषि कानून के मुद्दे पर करते रहे हैं। लेकिन कपिल का मानना है कि कृषि कानून भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका सियासी फायदा कम मिल पाएगा। देखो, हमारा राजनीतिक है, पर जो ग्राउंड हमने तैयार होया ये हमें एंटी बीजेपी तैयार होया। अब इसमें आरएलडी को जितना फायदा होगा वो लेगी, जितना समाजवादी को होगा वो लेगी। वो जिसका भी फायदा होगा वो ज्यादा होगा। पश्चिम में आरएलडी की पकड़ है, पश्चिम में है आरएलडी की पश्चिम में पकड़ है। और भाई ऐसे पूर्व में समाजवादी की है, तो इन्हें फायदा होगा क्योंकि एंटी बीजेपी माहौल बनना। उधर राकेश टिकैत के तेवर अब भी बीजेपी के प्रति नरम नहीं हैं। बीजेपी को हराने का मिशन अब भी चल रहा है। हालांकि विरोधी पार्टियां जरूर राकेश टिकैत का सियासी उपयोग करने की सोचेंगी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। मांग भी मान ली प्रधानमंत्री ने, उसके बावजूद वो नहीं चाहती हैं। नहीं तो उनका क्या मतलब इस धरने से? उनको राजनीतिक फायदा पहुंच रहा है। अगर आपका धरना खत्म हो गया तो उनको नुकसान हो सकता है। भाई किसी पॉलिटिकल आदमी के कहने से या उससे थोड़ा ही धरना है। नहीं, लेकिन वो लोग चाहते नहीं कि धरना इतनी आसानी से। कौन क्या नहीं चाहता बताओ, उसका हमारे पे क्या इलाज है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति में इस वक्त राकेश टिकैत और जयंत चौधरी खासे चर्चित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब कृषि बिल को वापस लेकर बीजेपी कैसे सियासी नुकसान का डैमेज कंट्रोल करेगी, ये देखने वाली बात है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां गहलोत मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए सभी सियासी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। इन तीनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भेजी है। कल के बाद आज भी राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। इस बैठक में नए मंत्रियों और विस्तार की तारीख पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक का वक्त अब थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया और ये बैठक अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही कि 6:30 बजे की जाएगी और इस बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी आज जयपुर लौट रहे हैं, जिसके साथ सीएम गहलोत उनके मंत्रिमंडल के विस्तार और कुछ पुराने मंत्रियों के इस्तीफे के संबंध में चर्चा के लिए मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, जब संगठन में काम करने का अवसर पार्टी आला कमान ने हमको दिया था तो ये उसी दिन तय हो गया था। हमने हमारी मंशा जाहिर कर दी थी और आला कमान का हमें ये था कि आप रुके रहिए, जब हम उचित समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है। हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए और संगठन के माध्यम से हम जो हमारी सरकार है राजस्थान की, उसकी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचे, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, ये सारी की सारी चीजें हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और 2024 में मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा वरुण गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम मूल्य पर कानून बनाना चाहिए सरकार को और किसानों के सभी मुद्दों को जल्द निपटाया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जो किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने चाहिए। आंदोलन के दौरान किसानों पर जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उन्हें भी वापस से लिया जाना चाहिए, ऐसा कहा है वरुण गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में। और एक और चिट्ठी लिखी है
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से ये मांग उठती रही है। प्रियंका ने साफ किया है कि हम प्रधानमंत्री के कृषि कानून रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन लखीमपुर हिंसा में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे कुचले गए किसानों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवारों से मिल चुकी हैं और उन्हें न्याय मिलने की आस नहीं है। इसके अलावा इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि पीएम से लिखकर मांग की है कि वे आज होने वाली देश के सभी डीजीपी की बैठक में गृह राज्य मंत्री के साथ मंच साझा न करें। केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। उधर केंद्र सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी आज कृषि कानूनों को छोटे किसानों के फायदे का बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में बहुत ज्यादा राजनीति हुई है, जिसके बाद कानून वापसी का फैसला लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस कानून को कई लोग काला बता रहे हैं, पर वे नहीं बता पाते कि इसमें काला आखिर है क्या। कई बार जो है हम लोग चीजों को ठीक तरह से समझते तो हैं, लेकिन एक का भेड़चाल शुरू हो जाती है। किसी से हमने पूछा था किसान नेता से कि हमको ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है, आप सब कहते हैं काला कानून है। मैंने कहा इंक के अलावा कुछ काला है क्या इसमें? उनका जी हम बात मानते हैं आपकी, लेकिन फिर भी काला है। अब उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है ना। तो कई लोगों की जो किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। ये कानून भी बहुत किसानों के फायदे के लिए थे और खासकर छोटे किसान के फायदे के लिए, लेकिन राजनीति शायद इसके ऊपर अधिक हुई और इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसानों को जो लोग बहका रहे हैं वो किसानों को ऐसा लगे कि वो किसानों के हित में नहीं। उन्होंने आज तक किसी सरकार ने ऐसे कानून वापस नहीं लिया, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मोदी जी है जिन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इस कानून को नहीं समझ रहे हो, इसका फायदा नहीं समझ रहे हो, तो हम वापस ले लेते हैं। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बाद एक अपना पुराना बयान ट्वीट के जरिए भी साझा किया था। इसी साल 14 जनवरी को दिए एक बयान में उन्होंने कहा था कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी लखनऊ में हैं, जहां वे पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले कल पीएम महोबा और झांसी में थे, जहां उन्होंने कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कई नई योजनाओं की सौगात भी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल करतारपुर साहिब में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया।
सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। बाद में सिद्धू को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने उस दौरान कहा कि बात का बतंगड़ कोई भी बना सकता है। On behalf of Prime Minister साहब, अरे पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद है। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. Very warm welcome. थैंक यू, गॉड ब्लेस। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। पिछले कुछ दिनों से देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। अलग अलग हादसों में 17 लोगों की मौत की खबर आई थी, जिसमें अब आंकड़ा बढ़ते हुए 20 तक का भी बताया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लापता होने की भी खबर आई है। कल तक करीब 100 लोगों के गायब होने की, लापता होने की खबरें आ रही थी। तिरुमला जाने वाला रास्ता भी बाढ़ की वजह से बंद हो गया है। कई जगहों पर बारिश में लोग अब फंस भी गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। सड़क से लेकर रेल, हर चीज प्रभावित हुई है। 25 नवंबर तक कडपा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। उधर चित्तूर, कडपा, कुरनूल, अनंतपुर, ये सभी इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खतरे के निशान से ऊपर चेयूरू नदी जो है वहां की वो बह रही है, और दूसरी नदियां भी जैसे कि स्वर्णमुखी नदी, उसमें भी उफान देखा जा रहा है। इस सब की वजह से कई गांवों को नुकसान भी हुआ है। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। भारी बारिश के चलते अनंतपुर जिले में चित्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया और 10 लोग उसमें फंस गए। कार में 4 लोग पुल पार कर रहे थे, लेकिन वे बाढ़ के पानी में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए 6 लोग जेसीबी लेकर वहां पर पहुंचे, लेकिन जेसीबी पानी के तेज बहाव में फंस गई। आखिरकार मदद के लिए वहां वायुसेना पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उधर तिरुपति से बाढ़ और बारिश की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़क पर नदियों की तरह पानी बह रहा है। पानी में स्कूटी, बाइक सब बह गए हैं। वहीं कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं। तिरुपति में भारी बारिश के बाद पानी से सड़कें लबालब भर चुकी हैं। न सिर्फ सड़कें बल्कि लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस चुका है। कॉलोनियों में इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां भी उसमें डूब गई हैं और सड़कों पर नदियां बह रही हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में भी पानी भर गया है। अंडरपास में पानी भरने से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक अंडरपास में एक बस फंस गई। बस में सवार लोगों और ड्राइवर ने बस की छत पर चढ़कर अपनी जान किसी तरह बचाई। बाद में लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तिरुमला के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में भी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश से पूरे मंदिर परिसर में पानी बह रहा है। ये कल की तस्वीरें हैं, जहां मंदिर की सीढ़ियों से नदियों की तरह पानी बहता हुआ नजर आया। मंदिर में पानी भरने से लोगों ने भी वहां से निकलना शुरू कर दिया है। बारिश के बाद मंदिर में पानी भर गया है और सीढ़ियों से आप देख सकते हैं किस तरह से पानी नदी की तरह बहता हुआ दिख रहा है।
उधर तमिलनाडु के वेल्लोर में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से एक घर ढह गया और घर में मौजूद 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। हादसे के वक्त घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे जब ये मकान ढह गया और इससे 9 मौतें हो गई। लगातार बारिश की वजह से ये मकान ढहा है। दिल्ली से सटे नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा नोएडा शहर को देश भर में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में सबसे साफ शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है। नोएडा को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का भी पुरस्कार मिला है। नोएडा प्राधिकरण को इस बार नोएडा शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का सम्मान दिया गया है। दूसरा 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में नोएडा को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है।